असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए आप हम नाम का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। महान ने अगले रोज ही बेदार शाह के साथ जाते हुए दोबारा दाखिला करवाया था यूनिवर्सिटी में। उसे अपना बहुत ही हाली महसूस हो रहा था। ये सब उसके शोर की जिम्मेदार थी, जो उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। उसने उसके फोन को हाथ भी नहीं लगाया था। घर आने के बाद किताबें देखते वो सोचने लगी कि उसे बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी, वो किसको कहती। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने फ़ोन उठाया और वहाँ पर मौजूद वाहिद नंबर देखा, जो कि सफ़ी शाह का था। उसे कल से यूनिवर्सिटी जाना था, लेकिन उसके पास तो कपड़े तक ना थे, ना चादर थी और ना ही पैसे। उसने आंखें बंद की और वो नंबर मिलाया, जो 2 बार बजकर बंद हो गया। तो उसने आंखें मोड़ दी। फिर कुछ ही लम्हों बाद कॉल आने पर उसने आंसू साफ किए और फ़ोन कान से लगाया। बोलो, बेजाद भाई ने मेरा दाखिला करवा दिया है। ठीक है। मुहालफ शायद मसरूर था। उसका हलक आंसू से भर गया। मुझे किताबें ले दी हैं उन्होंने। महा, ये सब बताने के लिए फ़ोन किया है तुमने मुझे? वो मसरूर से संजीदगी से बोला। तो महा जो अपनी ज़रूरियात का कहने लगी थी, लब सी गई और कॉल काट दे। बिस्तर पर औंधे पड़ते वह रोने लगी थी। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो पढ़ाई नहीं छोड़ देती थी। पढ़ाई उसका वाहिद जरिया था। वो खुद के लिए कुछ करना चाहती थी। उसने फ़ोन उठाया। एक आहरी शख्स, बेशक वो भी नफरत का दावेदार था, लेकिन उसे सफीशा से बेहतर लगा। उसने याद किया, नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगाया। भाई। कॉल उठाते ही आंसू तेजी से बह रहे थे। माहा। अशरफ फैज की हैरान आवाज़ गूंजी थी। कैसे हैं? माहा ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं आता हूँ लेने। इसको तो अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसका भाई अपनी ही दुश्मनी को लेकर बैठा हुआ था। भाई, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। बोलो। आप मुलाजमा से बात करा दे, मैं उसे सब बता दूंगी। बाबा, अगर कुछ भी मेरे लिए छोड़ के हैं तो उसमें से दिलवा दे प्लीज़। क्यों? तुम्हारा छोड़ कहाँ मरा हुआ है? भाई प्लीज़। अच्छा, करवाता हूँ बात। अशरफ फैज तो इतने में खुश था कि उसने रब्ता किया था उसे, नहीं तो उसको ढूंढकर हलकान हो गया था। अवान पाशा ने उसका अलग जीना हराम किया हुआ था। महाने सब मुलाजमा को बताया और उसे एड्रेस बताते हुए घर भेजने को कहा। वो पुरसुकून थे। अब उसके घर सब चीज़ें पहुंच गई थी। ये सब किसकी चीज़ें हैं? बेजाद ने मसरूफ से अंदाज में मुलाजमा से पूछा था। माह मैम की। बेजाद साहब को यही लगा था कि सफीशा के कहने पर आई है या माह ने मुलाजमा से मंगवाई है। माह ने देखा वो 3 जोड़े थे। 2 चादरें थी। उसकी ज़रूरत की चंद अशिया और थी। उसने गहरा सांस पड़ा। दिल सफीशा से बदगुमान हुआ था। अगले दिन से वो यूनिवर्सिटी जाने लगी थी। ये माहौल नया था, लेकिन वो वहाँ पर सिर्फ पढ़ने गई थी। उसने एक ही लड़की से अब तक दुआ सलाम रखी थी कि उसे पिछले नोट्स लेने थे। वो काफ़ी मददकारी थी माह की। माह मशहूर थी उसकी। उसने अपने आप को पढ़ाई में उलझा दिया था। क्या खबर है सभी? बेजाज शाह ने लैपटॉप पर झुकते हुए देखते हुए कहा, जो कि वीडियो कॉल पर था। अवान पाशा के खिलाफ कुछ सबूत तो हाथ लगे हैं भाई, लेकिन इतने नहीं है कि उस पर हाथ डाला जाए। और कितने दिन लगेंगे तुम्हें? बस 3 दिन मजीद। आपके निकाह से पहले पहले वहाँ पर मौजूद होऊंगा, ठीक है? आप बेजाद उसे निकाह की तारीख का बताने लगा था और सफीशा उसे छेड़ रहा था। वहाँ की भी शॉपिंग करवाओ आकर। सफीशा ने मैसेज लाया। शुक्र है तुम्हें हया लाया और उसे कुछ चीज़ें दिलवाई तुमने। बेजाद शाह ने कहा तो सफ़ी ठटका। कौन सी चीज़ें? कपड़े वगैरह? परसों ही तो मुलाजमा ने दी हैं सब चीज़ें। मैंने तो पूछा था, लेकिन शायद वो तुम्हारे इंतज़ार। भाई, मैंने कुछ नहीं मंगवा कर दिया उसे। मतलब? बेजाशाह फौरन संजीदा हुआ। मेरी बात नहीं हुई उसे। सफ़ीशा ने आंखें चुराई। तो वो चीज़ें उसने मुलाजमा से मंगवाई होंगी। तुम्हें ख्याल करना है उस साहब का सफ़ी, मैं बार बार नहीं डराऊंगा। बेजाशाह ने उसे वार्न किया था, लेकिन सफ़ीशा उलझा हुआ था। मजीद 2 4 बातों के बाद उसने कॉल काट दी थी और माँ को फ़ोन किया, जिसके लैपटॉप से अटैच था। वहाँ से चेक किया और सारी कॉल सुनते जिसके पास रिकॉर्ड थी, उसने होन पीछे फ़ौरन माह को कॉल की, जो कि उठाई नहीं गई थी। पिक अप द डैम कॉल माह फैज। वो दारा और ताबी कॉल उठा ली गई। जी? किसको कॉल की थी तुमने? मैंने समझाया था तुम्हें कि इस फ़ोन से किसी को भी मेरे अलावा कॉल नहीं करनी। तुमने किसकी इजाज़त से अशरफ फैज से बात की? वो अदारा था। वो भाई है मेरा। माह ने संजीदगी से कहा। मैंने मना किया था या नहीं? किससे मंगाऊँ फिर? बताएं। क्या चाहते हैं कि मुलाजमों से भीख मांगू? के कपड़े चाहिए मुझे, मैंने पहने हैं, या यूनिवर्सिटी भी आपके कपड़ों में चली जाओ? मेरी 100 ज़रूरतें हैं, मुझे बताएं मैं किससे कहूँ? जब से आई हूँ, जहाँ पर मोहताज हो गई हूँ। अशरफ भाई जैसे भी हैं, कभी उस घर में मुझे यूँ खाली हाथ नहीं रहना पड़ा। अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए मुँह उठाकर उन्हें देखना पड़ा किसकी तरफ। आपके भाई ने पहली बहुत ही एहसानात किए हैं मुझ पर। क्या कहती उन्हें कि जाकर कि मेरी निजी ज़रूरियात की कुछ अशिया हैं, मुझे मंगवा दे। वो ऊंची आवाज़ में बोल दे। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सफीचा को गुस्सा था कि उसने अच्छे फैज से क्यों बात की। माँ फैज को दूर रहना था उसे, क्योंकि उसके नापाक इरादे से वाकफ था। लेकिन माँ की बातें सुनते वो आज़ाद शर्मिंदा हुआ था। उसकी जिम्मेदारी थी कि कम से कम मुझे चीज़ें दिलवाता। वो सारी चीज़ें वापस भिजवा दो। वो बोला तो महज इतना? बिल्कुल नहीं, आप मसरूफ़ रहें। वो बोले। सफीजा ने होंठ पीछे। उसे याद आया जिस दिन उसे कॉल की थी वो बेहद मसरूफ़ था। शायद वो यही कहना चाहती थी, मुझे आगे भी ज़रूरत पड़ी तो मैं अशरफ ऐसे ही मांगूंगी। कम से कम मेरा बाप तो मरने पर कुछ छोड़कर गया है ना मेरे लिए। नहीं तो मेरे लिए इस दुनिया में कौन है जो मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखे? वो फट पड़ी थी। महा
चीज़ें वापस भेजो और मुझे लिस्ट बना कर दो, ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया। माँ ने कहते हुए कॉल काट दी। सफीजा का गुस्सा उसका से बुरा हाल था, लेकिन ये गुस्सा उसकी ज़ात से ज़्यादा खुद पर था। वो अपनी बीवी की ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर पाया था। उसने खुद को सो सलवतें सुनाई और सारा काम छोड़ते हुए वो ऑनलाइन ब्रांडेड को विजिट किया और मुख्तलिफ जगहों से 20-22 जोड़े उसके नाम के ऑर्डर करते हुए दूसरी चीज़ों को ऑर्डर दिया था। उसने फिर से माँ को कॉल की थी, जो वो उठा नहीं रही थी। वो भी डीट भरना रहा और तब तक करता रहा जब तक उठा ना ले गई थी। वो खामोश रही। माँ, सारी चीज़ें वापस भेजो और जो इस्तेमाल कर लिया ना उन्हें फेंको या किसी को दे दो। मेरी अलमारी खोलो, अंदर वाले दराज में पैसे हैं, निकालो उन्हें। समझ आ रही है ना माँ? वो आपके संजीदगी से बोला तो भी माँ पर असर ना हुआ। मुझे मजबूर नहीं करो माँ, वो थके से लहजे में बोला। मुझे अभी सच में ज़रूरत नहीं है सफ़ीर। माँ ने आस्तीकी से कहा, तुम्हारा इलाज मैं आकर करता हूँ। वो कहता हुआ कॉल काट गया। उसने अगले दिन ही अपना तमाम काम मुकम्मल किया था और वापसी के लिए रवाना हो गया। सफीजा रात के 2 बजे घर पहुंचा था। बेजाद ने सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां भेजी थी कि सफीजा के नाम पर वो किसी चीज़ पर समझौता नहीं करता था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बेजाद ने उसे गले से लगाते हुए उसके बाल बिगाड़े। खाना खाओगे? नहीं, थक गया हूँ, आराम करूंगा। ठीक है, कल बात होगी। बेजाद शाह ने उसके कंधा थपथाया तो वो फिर मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने गहरा सांस भरा, क्योंकि लाइट ऑन थी और दरवाज़ा लॉक भी नहीं था। उसे माँ की गैर जिम्मेदारी पर गुस्सा आया था, लेकिन सारा गुस्सा उसके सामने जाकर उसके चेहरे पर कंफर्टर हटाते ही उसका चेहरा देखते हुए उतर गया। वो फ्रेश होने लगा था और वापस आते ही लाइट ऑफ की थी और जवाब पहुंचा। माँ उसकी जगह पर लेटी थी और वो इस वक्त उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो बेहद थका हुआ था। उसने अपनी जगह पर बनाई और छत लेट गया, लेकिन अपने बाजू पर उसे माँ की गर्म सांसें साफ महसूस हो रही थी। उसे फिर से खुद पर गुस्सा आया था और करवट उसकी तरफ लेते हुए उसे देखने लगा। घुंघराले बाल जो बिखरे हुए थे बुरी तरह से। वो स्लीपिंग सूट की बजाय अपने कपड़ों में सो रही थी। शायद यही वो थे जिसने अशर फैज से मंगवाए थे। उसने होंठ पीछे खूबसूरत नकोश, बड़े हुए गाल और गुलाबी होंठ उसे दिलकश उसके बड़े हुए गाल और घुंघराले बाल बनाते थे। सफीजा ने हाथ की पूछ से उसके गाल पर फेरी। उसे इस वक्त का सुकून चाहिए था। वो बिना कुछ सोचे आगे बढ़ा और माँ का सर उठाकर अपने बाजू पर डालते उसे हंसा में ले लिया और अपना चेहरा उसके बालों में छुपाते हुए आंखें मोती। वो जो सुकून से उससे वहां पर मिलू दूर नसीब नहीं हुआ था, वो लम्हों में हो गया था। उसके दिल की आग पर जैसे किसी ने बर्फ रखी थी। वो जल्दी गहरी नींद में डूब गया। इस मोहब्बत में मारी जाओगे तुम। उसके करीब जूता उसके माथे पर पट्टी करते हुए बोला। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? वह तड़प उठी थी। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, वो सर्द लहजे में बोला। उस आम इंसान से इस परी जैसी दिखने वाली छोटी सी लड़की की जिंदगी में क्या अहमियत हो सकती थी, ये जानते हुए भी उसे वापस चले जाना है कालब? ऐसे नहीं कहे। वह तड़पी थी। माला ने निगाह उठाकर उसके चेहरे पर डाली थी। सफेद रंग, हाँ वो दूध जैसी तो थी, हाँ जिसे हाथ लगाने से भी उसके मैले होने का अंदेशा रहता था। और वो कहाँ एक आम शुक्र सूरत का सामला सा शख्स। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं निकलती। वो चाका भी उसे ज्यादा सर्द ना हो सका था। उसकी जान को खतरा ना होता तो तब का उसके भाइयों के हवाले कर चुका होता, जिसकी तलाश जारी थी। एसपी हाजिम मिर्जा था वो, बेहद संजीदा तबीयत का मालिक। मुझे हाथ भी ना लगाएं पीर। उसे हुस्से उसका हाथ झटक दिया तो हारिफ मिर्जा लब बीच गया। मुझे साथी पर मजबूर नहीं करें फरी। वो दारा था। फरी ने उसके हाथ को थाम लिया। हारिफ, मुझसे शादी कर लें। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये किस किस्म की बेहुदा बातें कर रही हो? 8 साल छोटी हो तुम मुझसे। हारिफ तो चकरा गया था उसका मुतालबा सुनकर। उसने आज तक ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन जब से वो कमरे से बाहर आई थी हारिफ ने उसके पास ही रहा था। उसकी अम्मी की तबीयत खराब रहती थी, लेकिन कब इस जिम्मेदारी को उस लड़की ने मोहब्बत समझ लिया था वो जान नहीं पाया था। वो उससे छोटी थी, वो उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता था। तो आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? हारिफ ने संजीदगी से उसे देखा और फिर उठकर खड़ा हुआ। मैं मर जाऊंगी हारिब, मैं मर जाऊंगी हाजिब। दिल को चीर ले देने वाले अल्फाज, बकवास नहीं, वो सफाके से कहा गया। वह इतना जालिम हो सकता था कि अपने से 8 साल छोटी लड़की से शादी कर ले, और वो तो अमानत थी उसके पास। उसे जब मालूम हो जाता कि उसके भाइयों का कि वो 1 मिनट ना लगा तो उसे वापस पहुंचाने में। वो 17 साल लड़की अब सिसकियों से रो रही थी। फटी बेटा मेरी बात सुनो। नहीं सुने मुझे आपकी बात, जाए यहाँ से। वो चलाई थी और हाजिम मिर्जा महज मुठियाँ बीच गया। फिर इंजेक्शन निकाला, उसके पास आया। दूर रहे हाजिब, नहीं दर्द होता है। वो रो रही थी और हाजिम ने उसे पुरस्कुन करने के लिए इंजेक्शन दिया। उसकी शिकवा भरी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। हाजिम ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और फिर कंफर्टर उड़ाते हुए बाहर आ गया। अपनी मांग को देते उसने गहरा सांस पड़ा था और निगाहें चुराते हुए निकलना चाहा। क्या कह रही है बच्ची? आपने सुन तो लिया है अम्मी, तो कर लो शादी, क्या मसला है? आज नहीं तो कल तुम्हें शादी करनी है ना हाजिब? अम्मी, वो बेयकीन हुआ। वो 8 साल छोटी है मुझसे। इस घर वालों का कोई अता पता नहीं है, वो अमानत है हमारे पास। पर हाजिब, अम्मी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर, ध्यान रखिएगा अपना भी। वो उठे तो उसे नाश्ता देना है। दुआ मैंने निकाल कर रख दी थी। वो सब बताता हुआ बाहर निकल गया, जबकि सफीना बेगम उसके पूछ को देती हुई रह गई थी।
कल उसका नकाह था और वह गली में क्रिकेट खेल रही थी। सामिया बेगम तो सर पकड़ कर बैठ गए थे, जबकि सिकंदर साहब का काम में मसरूफ थे। हाजिर हाइफा, अंदर आओ जल्दी। क्यों अम्मी, अभी तो मेरी बारी आई है। वहीं से हाँक लगा गई थी। आ रही हो या जूता उतारो, मेहंदी वाली आई है। मुझे नहीं लगानी मेहंदी मेहंदी, बेजाद ने भेजी है, जल्दी आओ अब। अम्मी, लेकिन माँ के हाथ में जूती देकर वो बल्ला फेंकती हुई अंदर आई थी तेजी से, और फिर से जबरदस्ती मेहंदी लगानी पड़ी थी। ये इतनी बार कर नहीं लगाए, उसने मेहंदी वाली को बताया। मैं, सर ने हमें डिजाइन दिखाए हैं सारे, हम वही लगा रहे हैं। वो बोल तो हाइफा के गाल गुलाबी हुए थे। फिर पोम्बर भी लगाने लगी तो हाइफा ने मना कर दिया। वो काफी इसरार करती रही कि ये उनके सर का हुक्म था, लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही तो उन्हें हार माननी पड़ी। मस्जिद में था निकाह उनका। खाना बेदार खान ने अपने घर रखवाया था कि वह सिर्फ चंद एक मेहमान थे और कोई नहीं था, वो भी सिकंदर साहब की तरफ से। उसकी तरफ से कोई भी नहीं था। हाइफा के भी मेहमान थे, जिसमें शफीक साहब के अलावा गली के तमाम बच्चे थे जिनके साथ वो क्रिकेट खेलते थे, और इन बच्चों के खास तौर पर नाम भेजे गए थे बिजाज शाह को। आहर उसकी होने वाली बीवी के क्रिकेटर पार्टनर थे। वो बिजाज तेजी से काम करवा रहा था। उसने पूरा लान सजाया करवाया था। बेशक ही छोटा सा फंक्शन था, लेकिन उसका नकाह था ये, और सफीर अभी तक बाहर नहीं आया था। ना बेजाद ने उसे तंग किया था कि वो काफी थका हुआ था। माह की आंख अपने ऊपर महसूस होते हुए वजन से खुली थी। उसने आंखें खोली और उठना चाहा, लेकिन मुंह से सिसकी निकली क्योंकि उसके बाल अटके हुए थे पूरी तरह से। उसने आंखें पूरी वाकी तो सीधा सफीशा से जा टकराए, जो उसके बैठ नजदीक सो रहा था, और माह के सारे बाल उसके बाजू के नीचे थे। माह वापस लेट गई और उसे देखने लगी, फिर खुद पर हंसती। पिछली बार भी उसकी थोड़ी सी करम नवाजी पर उसका दिल अहम लगा था उसके हक में। अब की बार वो ये गलती नहीं करना चाहती थी कि फिर अजीत उसका मुकद्दर ठहरती। वो छत को घूरती हुई उसके उठने का इंतजार करने लगी थी। वो जानती थी कि वह थका हुआ होगा, ऐसे नहीं उठा सकती थी, लेकिन उसके बाद बुरी तरीके से सफीशा के बाजू के नीचे थे। सफी की आंखें खुलते ही सीधा उसे जा टकराए, जो छत को घूर रहे थे। वो माह को देखे गया। माँ ने खुद पर उसकी निगाहों का हंसा महसूस करते भी उसे ना देखा तो सफीशा को किसी तौर पर हजम नहीं हुआ था। सफीशा ने करवट उसकी तरफ ली तो माँ के बाल जो उसके नीचे थे वो खींचे गए, जिससे माँ के मुंह से सिसकी बरामद हुई। आई एम सॉरी, सफीशा ने तेज से कहते हुए एहतियात से उसके बाल अपने बाजू के नीचे से निकाले। माँ झटके से उठ बैठी। उसे पहले कि वो अपनी जगह छोड़ती, सफीशा ने उसे वापस खींचते हुए उसकी जगह पर लौटाया। क्या मसला है? उसके कुछ न बोलने पर बहुत ही इस्तफसार करने लगा। माँ ने उसको देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। नाराज हो? वो न जाने क्यों पूछ बैठा था, जैसे उनके दरमियान सब नॉर्मल हो। क्या हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता है जिसमें हम रूठने और मनाने का काम सारा अंजाम देते हों? माँ ने तर्ज किया था, जो कि सफीशा को नागवार गुजरा। यही पूछ रहा हूँ कि मसला क्या है? सफीशा ने उसका रूह अपनी तरफ मोड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें गाड़ी। मुझे फ्रेश होना है। मेरी बात का जवाब दो। किस बात का? माह ने निगाहें फेर ली थी। सफीशा ये सब उसके साथ करता आया था, लेकिन आज जब वो बेरूही पतर आई तो उसे हजम नहीं हो रहा था। यूनिवर्सिटी से लेट हो जाऊंगी मैं। माह ने उसे होश दिलाया, लेकिन वो सुन ही कहाँ रहा था। सफीर प्लीज, आहर वो नर्म लहजे में बोली, और सफीशा पीछे हुआ तो वो फौरन उठ खड़ी हुई। हालांकि सफीर अभी ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। मेरा नाश्ता बनाओ। वो वाश में बंद होते भी वो भी उठ खड़ा हुआ था। मुलाजमा बनाती थी नाश्ता, लेकिन आज उसके मुतालबे पर वो ठटकी। मैं? बिल्कुल, अब से मेरा नाश्ता, खाना, डिनर सब तुम बनाओगी। मैं मुलाजमा के हाथ का खा खा कर थक गया हूँ। वो कहता वो अपने कपड़े निकालने लगा, जब उसके कपड़े पर वहीं पर दिखे जो कि 2 जोड़े थे। सफीर ने निकालते हुए उसे बेड पर फेंका। ये सारी चीज़ें वापस भिजवाओ, तुम्हारी आज आ जाएंगी। वह संजीदगी से बोला तो माँ हम मुझसे वाशरूम में बंद हो गई। वहीं पर बैठा इंतजार करने लगा। उसके बाद आते हुए फ्रेश होने लगा था। माँ ने बात सुखाई, जो कि एक मुश्किल मरहला होता था, और आज तो वो और भी मुश्किल था, क्योंकि सफीशा के बाजू ने रही सही कसर पूरी कर दी थी। आज वो तंग आती अब तेजी से ब्रश कर रही थी, जिससे उसके काफी बाल टूट रहे थे। सफीशा ने बाहर निकलते उसकी हरकत को देखा, फिर चलता हुआ उसके पास आया। नजर नहीं आ रहा, ये क्या कर रही हो? माँ ने हैरानी से उसको देखा तो सफीशा ने ब्रश की तरफ इशारा किया, जो उसके बालों से बड़ा हुआ था। मैं लेट हो जाऊंगी, सब आपकी वजह से हुआ है। वो जले दिल से बोली थी। मैंने तोड़े हैं ये बाल? नहीं, लेकिन अपने इतने बड़े बाजू के नीचे तो दिए थे ना। वो दोबारा बोली तो सफीशा के नामी लबों पर मुस्कुराहट आई, जिसे वो छुपा गया था। आराम से करो। उसे कतन उसका अपने बालों के साथ ये सलूक पसंद नहीं आया था। आहर उसकी पसंद बन के थे वो घुंघराले बाल। वल वापस अलमारी की तरफ गया और कुछ निकालता हुआ वापस आया। ये लो। ये क्या है? महान उसके हाथ में कई नोट देते हुए पूछा। उसको वॉलेट में रखो, जरूरत पड़ सकती है, जब भी चाहिए हो अलमारी में पड़े होते हैं, वहां से निकाल लिया करो। तुम समझ रही हो ना, मुझे उसकी जरूरत। महा सफीशा, मेरा दिमाग मत खराब करना। सुबह सुबह अपना वॉलेट लाओ या फिर बैग, कुछ भी। महा ने वो पैसे ना पकड़े तो सफीशा ने कदम बढ़ाया, उसके कमर को थामते हुए गिफ्ट साथ किए। मेरी जिम्मेदारी हो ना तुम। अभी इस रात ही तो तुमने मुझे एहसास लाया था कि, और अब ये सब ड्रामे क्यों? पकड़ो ने, जो चीज़ चाहिए वो मुझे मैसेज कर देना।
ماہ نے پیسے پکڑ لیے کہ اس کے بغیر وہ شخص اسے رہا نہیں کرنے والا تھا، لیکن وہ پھر بھی دور نہ ہوا تو ماہ کا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ یونیورسٹی کیسے جا رہی ہو؟ وہ یوں ہی تھامے سے پوچھ رہا تھا۔ کبھی کبھی ماہ کو اس کا یہ پرسکون انداز ہضم نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک دوست بنائے ہیں۔ سفیشہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ الجھایا تو ماہ نے اسے دیکھا۔ پھر سے حراب ہو جائیں گے، وہ رہانسی ہوتے سفیشہ نے گھوڑا۔ میں ٹھیک کر دوں گا، لیکن اب تمہارے اتنے بال ٹوٹے تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میری بات کا جواب دو۔ ایک ہی دوست بنائی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ سفیشہ اس کے بالوں کو انگلی پر گھماتا ہوا اور پھر کھولتا ہوا سے پوچھ رہا تھا۔ آئزہ۔ اس کے باغ کا نام کیا ہے؟ کیوں؟ ماں نے حیرت سے پوچھا تو سفیشہ نے پھر سے گھوڑا۔ آئزہ مسعودان۔ ٹھیک ہے۔ سفیشہ نے اب اس کی لڑکی کا پتہ لگوانا تھا، کیونکہ وہ کسی قسم کا نقصان نہیں چاہتا تھا اپنے حق میں۔ مجھے دیر۔ سفیشہ پیچھے ہوا اپنے بیگ سے کچھ نکالنے لگا جو کہ وہ کل واپس پر لایا تھا۔ اسے کھولا تو اس میں پیچھے بہا چیزیں تھی۔ سفیشہ نے جو کل خریدی تھی اس کے لیے۔ اس کال کے بعد اس کا دھیان ماہ سے ہٹا ہی نہیں تھا کہ کل اس نے پہلی بار عورتوں کی دکان میں قدم رکھتے ہوئے خریداری کی تھی۔ اسے ایک ڈبہ نکالا اور اس کے آگے کیا تو ماہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ کھولو۔ ماہ نے تھمتے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں خوبصورت پینڈنٹ اور اس کے ساتھ کی ایئر رنگس تھے۔ وہ قیمتی پرلس کی بنی ہوئی چھوٹی سی لائٹ رنگ کی تتلی تھی جو اسے بے حد ہی پسند آئی تھی۔ ساتھ ہی ایئر رنگس پہ بھی وہی موتی جڑے ہوئے تھے، چھوٹی تتلیاں تھی۔ اس کی پسند کی ستائش پر سفیشہ نے گہرا سانس پڑا تھا۔ ماہ نے ڈبہ بند کیا اور واپس اسے تھما دیا۔ کھول کر پہنو اسے، یہ باقی سب آ کر دیکھنا۔ وہ جوڑلی اپنی قیمت کا پتہ خود دے رہی تھی، لیکن سفیشہ نے اس کے لیے وہ کیوں خریدی تھی جبکہ وہ ہر لمحے اس کی ذات سے انکاری رہا تھا۔ میں یہ نہیں لے سکتی، وہ سر جھکا ہوئے بولی۔ سفیشہ کا برش کرتا ہوا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ بال بناتا ہوا واپس آیا، اس کے ہاتھ سے ڈبہ لیتا اس میں سے چیزیں نکالنے لگا۔ پھر اس کے کانوں میں پہنائی۔ ماہ ساکت کھڑی تھی، اسے وہ سب خواب سا لگ رہا تھا۔ بیگ میں تمہارے بھائی کے نکاح کا بھی جوڑا ہے، اسے بھی نکالو اور رشتے کرواؤ۔ آپ کو کیسے میرا سائز پتا؟ اس نے حیرت سے پوچھا، لیکن بدلے میں سفیشہ نے اسے اور اس کی کمر کو دیکھا تو وہ کان کی لو تک سرخ پڑی۔ اس میں سے باقی چیزیں بھی نکالو، لیکن میرے جانے کے بعد، کیونکہ اس بار تم نے اور بھی زیادہ سرخ پڑنا ہے۔ وہ شرارت سے بولا تو ماہ نے سرخ پڑتے ہوئے حیرت سے اس کی شرارتی انداز کو دیکھا۔ اور کوئی چیز رہتی ہو تو مجھے میسج کر دینا۔ سفیشہ نے اس کی طرف دیکھا جو اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ بال ہٹاؤ گردن سے۔ جی؟ وہ سر اٹھاتی ہوئی ہونک بنی ہوئی بولی تو سفیشہ نے اسے گڑ کر آ گیا تھا، پر اس کے بال پیچھے سے ہٹاتے اس کی گردن میں وہ پینڈنٹ پہنایا۔ ماہ کے درکنے کی رفتار پڑی تھی جب اس کی انگلیوں کا لمس اسے اپنی گردن پر محسوس ہوا تھا۔ سفیشہ پیچھے ہوا اور اپنی تیاری مکمل کرنے لگا، لیکن ماہ وہیں پر جمی رہی تھی۔ سفیشہ نے بیگ سے دوسرا ڈبہ نکالا اور کھول کر اس میں سے ایک گھڑی نکالی اور دونوں ایک جیسی گھڑیاں تھیں، لیکن ایک فیمیل تھی۔ اس نے خود پہنتے ہوئے ایک ماہ کے ہاتھ میں پہنائی۔ ہوش میں آؤ، لیٹ نہیں ہو رہی اب؟ ماہ سچ میں ہوش میں آئی اور گھڑی دیکھ کے جہاں وہ لیٹ ہو چکی تھی اسے سفیشہ کو دیکھا۔ میں چھوڑ دوں گا، چلو۔ ماہ کو یہ سب کچھ مکمل ہوتے ہوئے بھی نامکمل سا لگ رہا تھا۔ سفیشہ کیوں کر رہا تھا یہ سب؟ وہ ان سب کی عادی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ حاذب جا چکا تھا اور وہ سو گئی تھی۔ سکینہ کامران مرزا باہر بیٹھی ہوئی اپنے بیٹے اور اندر موجود اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر کھانا بناتے ہوئے وہ فری کے کمرے سے آوازیں سنتے ہوئے فوراً اندر آئی۔ یا خدا! فری کو بستر سے نیچے جھکے ہوئے آپ کا کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا دل ہلا گیا۔ جلدی سے اسے پانی پلاتے ہوئے اس کی پیٹھ سے ہلائی۔ فری کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ سکینہ بیگم نے اسے دعا دینی چاہی تھی، نہیں، اسے دعا بھی پھینک دی تھی۔ مت کرو خود پر اتنا ظلم میری بچی۔ وہ صفائی کرتی ہوئی اس کا چہرہ صاف کرتی اس کا سر گود میں رکھ گئے تھے۔ دعا لے لو میری بچی۔ نہیں، وہ رو رہی تھی مسلسل، اس کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ انہوں نے فوراً حاذب کو فون کر کے بتایا تھا۔ امی دعا دیں اسے۔ نہیں لے رہی حاذب، جلدی آؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ سب کام چھوڑتا ہوا باہر کی طرف دوڑا تھا گھر جانے کے لیے۔ امی، اس کا بی پی کچھ نارمل ہوا تو وہ انہیں مخاطب کر بیٹھی، جبکہ سکینہ بیگم تو ان کی امی بلانے پانی وائرس گئی کہ تھی۔ بولو میری جان، میری گڑیا۔ انہیں وہ معصوم سی بچی بے حد ہی پسند تھی۔ آپ میری امی ہے نا؟ ہاں میری جان، آپ میری بچی ہو۔ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تو آپ کیوں نہیں کہتی حاذب کو؟ کیا کہوں؟ مجھ سے شادی کر لیں۔ تمہیں تو ان رشتوں کی باریکیوں کا بھی نہیں پتا میری بچی، اس کو ساتھ لگاتے ہوئے بولے۔ امی، وہ مجھے بے حد پسند ہے، میرا دل ان کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، وہ میرے ہیں بس، انہیں میرا ہی ہونا ہے۔ ان کے ساتھ لگی بھی انہیں کہہ رہی تھی جبکہ حاذب مرزا کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہوئے تھے۔ اس کے دماغ کی شریانیں پھولی ہوئی تھی، وہ لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ محبت زبردستی نہیں کروائی جاتی میری گڑیا، اسے سمجھانے کی نیت سے بولے۔ آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں نا امی؟ بالکل میری جان، تو آپ اپنا حاذب مجھے دے دے، میں تو محبت کرتی ہوں نا ان سے۔ وہ اب بھی وہیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ کوئی ضدی بچہ لگی انہیں جو اپنا کھلونا مانگتا ہے، لیکن وہ تو جیتا جاتا انسان مانگ رہی تھی۔ حاذب اندر داخل ہوا تو سکینہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ امی آپ کہیں نا حاذب کو، وہ پھر سے بولی تھی۔ حاذب آگے بڑھا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، بہار نہیں تھا، لیکن وہ لڑکی اس کے لمس کو، اس کی خوشبو کو پہچانتی مکسر کر دی تھی۔ حاذب، دعا کیوں نہیں لی تم نے؟ وہ سختی سے بولا۔ تو آپ دے نا۔
वो आंखें खोलती बोली तो हाजिर मृदा के गुस्से का ग्राफ पड़ा। अम्मी पानी ला दे, वो बोला तो स्किना बेगम उठकर बाहर चली गई थी। मुझे सती पर मजबूर नहीं करो फरी, मैं तुम्हारी सोच से बुरा पेश आऊंगा तुमसे। फरी ने आंखें मीच ली थी। एक दिन आपको मुझसे मोहब्बत होगी, देख लेना, आपका दिल भी मेरे लिए तड़पेगा। उस दिन मैं आपके पास भी नहीं होंगे। वो आंखें खोलते हुए हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए बोली, जिसे सुनते हुए उसके दुआ निकालते हुए हाथ थमे थे। लेकिन फिर वो मसरूफ हो गया। स्किना मिर्जा ने पानी लाते हुए उसे थमाया तो उसने फड़ी को दुआ दी, जो उसने आराम से ले ली थी। अम्मी, उसे कुछ खिलाया नहीं? नहीं, मैं बनाती हूँ कुछ। अम्मी, मुझे वेजिटेबल एग खाना है, वो हाजिब को देती हुई बोली तो उसने लाभ पीछे कि वो सिर्फ उसे ही बनाना आता था। हाजिब, स्किना बेगम उसको देखा। हरगिज नहीं अम्मी, मेरी मीटिंग है कुछ देर में, वो कहता हुआ बाहर निकलने लगा। मैं बस वही खाऊंगी। उसकी आवाज़ सुनते भी वो बाहर निकल गया तो स्किना बेगम ने गुस्से से उसकी कुछ को देखा। मेरी गुड़िया, मैं बना देती हूँ आपको कुछ, उन्होंने उसको पुचकारा। नहीं अम्मी, मैं इंतजार करूंगी, आप मेरे पास ही रहें, वो कहती हुई उनकी गोद में सर छुपा गई। और उसने वाकई कुछ नहीं खाया था। स्किना बेगम ने हजार दराज की पर भी वो शाम के 7 बजे वापस आया और बिना फ्रेश हुए उसके कमरे में गया। अम्मी, भूख लगी है, खाना गर्म करें और रोटी बना दे। अच्छा मेरी जान, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। फरीद ने उसकी आवाज़ सुनते हुए करवट बदली थी। ये उसकी नाराजगी जताने का एक तरीका था। वो दोनों बाहर निकले। खाना खाकर अंडा बनाओ इसका हाजिब, वो संजीदगी से बोली। क्या मतलब? इसने कुछ खाया नहीं? वो बेयकीनी से इस्तफसार कर बैठा। नहीं, वो कहती हुई उसे बेयकीन चौरवे किचन में चली गई तो वो आंधी तूफान पड़ना उसके कमरे में आया। बच्ची हो छोटी सी, ये क्या तमाचा लगा रखा है तुमने? हम नौकर हैं तुम्हारे? अम्मी, सारा दिन तुम्हारे पीछे हवार होती हैं, मुझे हवार कर रही हो तुम? किस लिए? क्या लगती हो हमारी? परी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने हाजिब का हाथ अपने बाजू से हटाया जहाँ उसकी शर्ट के उसके निशान पड़ गए थे। उसकी शर्ट हाफ स्लीव थे। खाना खाना है तो अम्मी से बोल दो, मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना, वो कहता हुआ बाहर निकल गया जबकि अपने पीछे उसे फड़ी की सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। उसे दीवार पर हाथ मारते हुए अपना गुस्सा निकाला था, फिर फ्रेश होकर खाना खाया था। हाजिब, अम्मी प्लीज आप भी जाकर सो जाएं, वो कहता उनके माथे पर बोसा देता हुआ अपने कमरे में चला गया।